सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स से मुराद क्या लिया जाता है और थर्मोडायनेमिक्स क्या है। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। पार्ट ऑफ फिजिक्स यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ये। पार्ट ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का एक शोबा होता है, फिजिक्स का एक हिस्सा होता है। और इस फिजिक्स के इस हिस्से के अंदर हम क्या करते हैं, हम ऐसे तमाम प्रोसेस पढ़ते हैं, ऐसे तमाम असूल पढ़ते हैं, ऐसी तमाम बातें पढ़ते हैं, ऐसे तमाम असूल पढ़ते हैं, प्रोसेस पढ़ते हैं जिसके अंदर हमें ये मामला होता हुआ नज़र आता है। हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है या वर्क हीट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ऐसे तमाम प्रोसेस जिसमें हीट वर्क में कन्वर्ट हो और वर्क हीट में कन्वर्ट हो, उनको पढ़ने के लिए फिजिक्स का एक अलग शोबा बनाया गया जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों की सबसे अच्छी मिसाल जो इंजन्स होते हैं, बाइक का इंजन, गाड़ी का इंजन, जहाज़ का इंजन, जिस तरह की भी सारे इंजन होते हैं, ये सब के सब इंजन बेटा किस में डिस्कस किए जाते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। तो इन फ्यूचर अगर आपका इंजन्स के हिसाब से, यानी अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और इंजन्स के हिसाब से आपका कुछ कॉन्सेप्ट्स है, तो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स आपके बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए। सेकेंड ईयर फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स की सारी बेसिक्स क्लियर है। तो बच्चों अगर थर्मोडायनेमिक्स को सीखना है तो हमें इसका फर्स्ट लॉ सीखना पड़ेगा। इसका एक बुनियादी असूल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ तक मुझे ओके कर दें, समझ में आ गया बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या मुराद है, आइए देखते हैं। ओके कर दीजिएगा चैट में, शाबाश। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक ये असल में मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी से हर एक बच्चा वाकिफ़ है और यकीनन हर एक बच्चा इसके बारे में जानता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। या दूसरा इसका एक और भी बयान होता है और वो होता है टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व कांस्टेंट। बिल्कुल सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट इसी के अंदर है। तो ज़रा गौर से इस बात को भी देखिए कि इसके अंदर क्या चीज़ है। टोटल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम से क्या मुराद होगा? एक ऐसी जगह जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का कोई प्रोसेस हो रहा हो। टोटल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इस बात को बेहतर अंदाज में समझने के लिए और इस बयान को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए आइए मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कर लें, हमारे पास 100 जूल हीट, 100 जूल हीट। ये 100 जूल हीट हमने एक सिस्टम को दिया, ये सिस्टम है, इसको हमने 100 जूल दिया। जब हम 100 जूल इस सिस्टम को देंगे तो इस सिस्टम क्या करेगा, इस 100 जूल से उसने फर्स्ट कर लें 60 जूल का वर्क किया, यानी 60 जूल इसमें से निकाल लिए उसने वर्क के लिए, और 40 जूल से उसने अपनी एनर्जी बढ़ाई। सिस्टम की अपनी एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। सिस्टम की अपनी एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी कहते हैं। यानी 100 जूल आपने दिए और 100 जूल को उसने यूटिलाइज करके 60 जूल से काम कर लिया, 40 जूल से उसने इंटरनल एनर्जी में खर्च कर दिया। इंटरनल एनर्जी थोड़ा सिस्टम की अपनी एनर्जी है जिसको उसने बढ़ा लिया। तो मैं कहूँ कि मैंने 100 जूल दिए जो कि 60 जूल जमा 40 जूल में डिवाइड हुआ। अगर 40 और 60 को ऐड करते तो वही 100 वापस बन जाता।
तो अगर 100 जूल को आप डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करें हीट को, वर्क को डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करें और इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करें, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 100 जूल हीट यानी डेल्टा क्यू, 60 जूल आपकी जनाब पहले क्या कहते हैं वर्क, और 40 जूल डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी। तो ये एक इक्वेशन बनकर आ जाती है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ तक ओके करें शाबाश। बहुत आसान सा बयान है और आसान सी बात है जिसको आप बहुत आसानी से ज़हन में बिठा सकते हैं कि सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और सिस्टम में जब भी हीट एनर्जी जाएगी वो दो हिस्सों में टूट जाएगी, एक वर्क, दूसरा इंटरनल एनर्जी। ठीक है, या तो ये 100 जूल दो हिस्सों में टूटेगा, या ये 100 जूल दो हिस्सों में डिवाइड होने के बजाय सारा का सारा वर्क में चला जाएगा, या सारा का सारा इंटरनल एनर्जी, यानी सिस्टम किसी तरह का कोई वर्क नहीं करेगा, सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा, या फिर सिस्टम 100 जूल का सारा वर्क कर लेगा और सिस्टम की किसी तरह की इंटरनल एनर्जी में इजाफा नहीं होगा। ये सारी बातें आगे चलकर मुख्तलिफ प्रोसेस से आपके सामने आएंगी डिटेल से, उन्हें इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे अंदाज से देखेंगे। बच्चों यहाँ तक मज़ीद कुछ थोड़ी बहुत और बातें हैं वो भी अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। अब ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है डेल्टा क्यू, ये डेल्टा क्यू दो अंदाज से देखता है। जब डेल्टा क्यू सिस्टम में यानी हीट एनर्जी सिस्टम में अब्जॉर्ब होती है तो इसको प्लस सेंस में लेते हैं, और जब ये सिस्टम से रिलीज होती है तो इसको माइनस में लेते हैं। यानी अगर कहा जाए सिस्टम में हीट एनर्जी आई तो आपने डेल्टा क्यू प्लस में लेना, और अगर कहा जाए सिस्टम में से हीट एनर्जी गई रिलीज हुई तो इसको माइनस में लेना। इसी तरीके से डेल्टा डब्ल्यू जो है ये भी दो अंदाज से देखा जाता है। अगर वर्क डन, डब्ल्यू डी का मतलब है वर्क डन बाय सिस्टम हो, सिस्टम काम करे तो वर्क को प्लस में लेना होता है, और अगर वर्क डन ऑन सिस्टम हो तो फिर इसको माइनस में लेना है। अब वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है, वर्क डन ऑन सिस्टम क्या होता है, बाय और ऑन का क्या मतलब है। देखिए एक गैस एक सिलेंडर में मौजूद है, ठीक है, अगर गैस सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है, अगर गैस पिस्टन को खुद उठाए, जो सिलेंडर में गैस मौजूद है वो पिस्टन को खुद उठाए, तो वो गैस हमारे लिए एक सिस्टम है और वो पिस्टन को उठा रही है तो वर्क डन वो खुद कर रही है, ये वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है। लेकिन अगर हम पिस्टन के ऊपर प्रेशर डालें, लोड डालें, खुद लोड डालें और गैस को कंप्रेस करें, तो अब गैस अपनी मर्ज़ी से कंप्रेस नहीं होती, कभी गैस खुद कंप्रेस नहीं होती, हमें करना पड़ता है, उसके लिए हमें लोड डालना पड़ता है, प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तो ये वर्क डन सिस्टम पर किया जा रहा है, ये माइनस में होगा। आसान है, जब भी कोई गैस एक्सपेंड हो तो ये वर्क डन ऑन सिस्टम होता है, जब भी कोई गैस कंप्रेस हो तो ये वर्क, सॉरी जुमला गलत हो गया, जब भी कोई गैस एक्सपेंड हो तो ये वर्क डन बाय सिस्टम होता है, और जब भी कोई गैस कंप्रेस हो तो ये वर्क डन ऑन सिस्टम होता है। ठीक है, आपने सवाल के अंदर इन वर्डिंग्स को ज़रा ध्यान में रखना है। तीसरी और एक आखिरी जो चीज़ हमारे पास मौजूद है वो है डेल्टा यू। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी को कहते हैं। ये जब इंक्रीज़ होती है, यानी जब इसको इंक्रीज़ के लफ्ज़ों में मायनों में इस्तेमाल लिया जाए तो ये प्लस में लेते हैं, और जब ये डिक्रीज़ के मायनों में आती है तो इसको माइनस में लेते हैं। अब किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कब प्लस में और कब माइनस में होगी, इसकी पहचान की जाती है टेम्परेचर से, अमूमन टेम्परेचर से की जाती है। तो बस अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है, तो हम उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ होता हुआ मानेंगे, और अगर सिस्टम में से टेम्परेचर डिक्रीज़ होता हुआ हमें दिखता है तो हम उसकी इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज़ मानेंगे और माइनस में लेंगे। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ के टुकड़े को आप गर्म करें, गर्म करें, गर्म करें, यहाँ तक कि बर्फ़ का टुकड़ा गर्म होकर आहिस्ता आहिस्ता करके क्या बनेगा, पानी बन जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर बढ़ेगा पानी बनने के बाद।
तो हम कहेंगे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इसी पानी को ले लें और इसको ठंडा कर और फाइनली ठंडा कर करके टर करके हम इसको अच्छा सॉरी, एक आपने पानी लिया, पानी के अंदर से आपने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया पानी का और फाइनली उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होकर आहिस्ता आहिस्ता करके कम होके वो पानी जो है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया। तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। सही है, ये सारी साइंस समझ में आ गई, अच्छी तरह से देख लीजिए। डेल्टा क्यू कब प्लस में होगा, डेल्टा यू कब माइनस में होगा, वर्क डन कब प्लस में होगा, वर्क डन कब माइनस में होगा, डेल्टा यू कब इंक्रीज होगा, डेल्टा यू कब डिक्रीज होगा। फीडबैक दे दें आप अपना कि यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं अच्छी तरीके से, आपको ओके कर दे जल्दी से, शाबाश। सब क्लियर है अच्छी तरीके से, सारे सिंबल समझ में आ चुके हैं। अच्छा, इसके जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास मौजूद हैं किताब में, वो न्यूमेरिकल्स एक्चुअली तौर पे क्या कहते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड हैं। तो आपको मैं बुक का नंबर बताता हूँ। पेज नंबर है हमारे पास 38 एंड 39, नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर 38 एंड 39, वेट फॉर 1 मिनट। अच्छा, मेरी वॉइस में तो ज़रा रखिएगा जब तक मैं पेज को ज़रा स्वाइप कर लूँ। पेज नंबर 38 एंड 39, वहाँ पर इसके सवाल आते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपने ट्राई करने हैं। मैं एक सैम्पल क्वेश्चन आपको ट्राई करके ज़रूर दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, हमारे पास है पेज नंबर 38 एंड 39। अच्छा जी, पेज नंबर 38 एंड 39 पे जो क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 38 39 के जो क्वेश्चंस हैं वो है प्रॉब्लम 11.7 एंड 11.8, 11.7 एंड 11.8। ये सब आपने ट्राई करने, बहुत आसान से होमवर्क है, इन्हें आप ट्राई कर लें। लेकिन एक सैम्पल क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ एग्जाम्पल की शक्ल में, अगर आपके पास बुक मौजूद है तो। अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर बता रहा हूँ, वहाँ से देख लें आप। और ये है पेज नंबर बेटा 24, पेज नंबर 24। यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11.7, ये मैं आपको ट्राई करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11.6, पेज नंबर 24। ये आपने ट्राई करना है, कि ऊपर का सारा ऐसा होगा कि ये मैं ट्राई करके दिखा रहा हूँ, ज़रा देखें डेटा। कैमरे पे क्वेश्चन आ नहीं पाएगा सही से, कोशिश करते हैं कि आ जाए, चले आ जाएगा। देखिए ये रहा सवाल,
11.7 सॉल्व एग्जाम्पल है एमसीक्यूज बेस्ड। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है अंडर गोज अ प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो कि एक प्रोसेस में एंटर होता है इन विच इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज बाय 300 जूल। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है 300 जूल। ठीक है, याद रखिएगा क्या लिखा है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है 300 जूल। तो मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं और जब ये डिक्रीज होती है तो उसको माइनस में लेते हैं। तो क्वेश्चन में माइनस प्लस वगैरह का, प्लस का तो मसला नहीं, माइनस का मामला नहीं होता, वो आपको खुद लगाना होगा। इफ़ एट द सेम टाइम 120 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर उसी दौरान 120 जूल का क्या किया गया है, वर्क किया गया है किस पर, सिस्टम पर। देखिए इसमें वर्डिंग देख लें, 120 जूल का वर्क सिस्टम पर किया गया है। तो बेटा ऐसा वर्क जो सिस्टम पर किया जाता है वो माइनस में होता है, जो काम सिस्टम खुद करता है वो प्लस में होता है। तो ये वर्क सिस्टम पर किया गया है तो ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में, माइनस का लगी हुई होगी, खुद लगाएं। फाइंड द हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम। इस जुमले का मतलब है कि सिस्टम में हीट गई या सिस्टम में से हीट आई। इसका पता कैसे चलेगा सिस्टम में से हीट गई या आई? शाबाश, अगर हीट का जवाब प्लस में आया तो सिस्टम में हीट गई, और अगर हीट का जवाब माइनस में आया तो बेटा हीट जो है सिस्टम में से बाहर आई। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मुझे बताइए क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यूज बेस्ड, ओनली एमसीक्यूज बेस्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसका हम डेटा बनाते हैं। सबसे पहले डेल्टा यू हम लेंगे 300 जूल माइनस में, वजह मैंने बता दी। डेल्टा डब्ल्यू माइनस 120 जूल, माइनस में इसलिए कि सिस्टम पर काम किया गया है। और घर में जब क्लास होती है, आप जानते हैं, तो ऐसी बात है, मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें आती हैं। और छोटे बच्चे, क्योंकि कॉलेज में आज क्लास नहीं ले रहा, घर से क्लास ले रहा है, इसलिए मुख्तलिफ आवाज़ें आएंगी, तो उसके लिए भाई मासूम, ठीक है, आप भी इंजॉय करें। अच्छा, हमने इसके अंदर मालूम करना है डेल्टा क्यू। अगर डेल्टा क्यू निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है -120, डेल्टा यू की वैल्यू आ रही है -300। इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस का 120 माइनस प्लस -300, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 300 में 120 को प्लस कर देंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस का 420 जूल। ये आपके पास डेल्टा क्यू का आंसर आ गया। ठीक है, अब देखें जवाब जो आपका आ रहा है वो यहाँ माइनस में आ रहा है। अगर जवाब आपका माइनस में आ रहा है, ये देखें, तो इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम में से हीट एनर्जी बाहर गई। इसका जवाब वर्डिंग में ऐसा लिखिएगा, सिंस साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का मतलब होता है पहचान, साइन कन्वेंशन ऑफ हीट इज नेगेटिव, सो हीट इज, इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम। आप चाहे तो ये आंसर यहाँ से भी ले सकते हैं, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया कैसे करना है? तो मैंने आपको इसके 2-3 सवाल दिए, 2 किताब की प्रॉब्लम्स हैं और 1 किताब की एग्जाम्पल्स हैं, तो उनको लाजमी ट्राई करना। एमसीक्यूज बेस्ड है, हल्की सी प्रैक्टिस हो जाएगी बस, बाकी और कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताओ, ओके करो शाबाश जल्दी से। इसके बाद हमने क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो हम अमूमन समझते हैं इंग्लिश के हिसाब से, जाहिर सी बात है, सिकली वगैरह इसका ही, लेकिन एप्लीकेशन का असल मतलब होता है इस्तेमाल, यूज़ करना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप सब जानते हैं क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना, जब हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास 4 तरह के प्रोसेस सामने आते हैं, जिनमें से एक का नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोहॉरिक प्रोसेस,
इसमें सी साइलेंट है, इसलिए आपको सुनने में ज़रा अजीब सा वर्ड लग रहा होगा। आइसोहॉरिक, इसमें अक्सर लोग सी को साइलेंट करके सी को साइलेंट नहीं करते, आइसोचौरिक करके पढ़ते हैं। तो आइसोचौरिक नहीं, आइसोहॉरिक इसका सही है। मेजॉरिटी आइसोचौरिक सुनने में आता है। आइसो थर्मल प्रोसेस, और चौथा है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये हमारे पास चार तरह के एप्लीकेशन है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के एप्लीकेशन हैं, और ये चार तरह के इसके मामला हैं। इन तमाम के तमाम प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हम 6 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहला हिस्सा, इनमें से जो भी प्रोसेस जिसको हम समझ रहे होंगे उसकी पहले हम कर देंगे डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा होगा हमारे पास, ये सिर्फ समझाने की हद तक होगा, उसको मैं लिख नहीं रहा, वो होगी टेक्निक। टेक्निक से मुराद ये जो प्रोसेस होगा ये कैसे बनाया जा सकता है, जैसे आइसोबैरिक, ठीक है ना। आइसोबैरिक प्रोसेस कैसे बन सकता है वो सिर्फ ज़बानी कलामी हम डिस्कस करेंगे आपसे कि भाई ऐसे होगा, यूँ करेंगे, ये करेंगे तो आइसोबैरिक बन जाएगा, वो ज़बानी वो होती है टेक्निक, इसलिए हम उसको काउंट नहीं कर रहे, सिर्फ ज़बानी। तो दूसरे नंबर पे जो होगा वो होगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन से मुराद जो टेक्निक में वाजे किया जाएगा उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा डिटेल में एक्सप्लेनेशन में, वर्किंग भी कह सकते हैं इसको। फिर इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन होगी, वजाहत होगी, उसकी बेस पर हम एक वैल्यू हासिल करेंगे जिसको हम कहेंगे कंडीशन। ये वैल्यू या तो डेल्टा क्यू की होगी, या ये वैल्यू डेल्टा डब्ल्यू की निकलेगी, या ये वैल्यू डेल्टा, तीनों में से किसी एक की वैल्यू निकलेगी एक्सप्लेनेशन की बेस पर, इसको हम कंडीशन बोलेंगे। फिर हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे जो फार्मूला है हमारा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और पुटिंग के बाद हमें एक नया जवाब मिलेगा, इस आंसर को हम एप्लीकेशन के तौर पे कहेंगे, दिस इज़ द एप्लीकेशन। और आखिर में हम इन तमाम बातों को सामने रखते हुए एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसको हम पीवी डायग्राम या प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम करेंगे। इस तरह तकरीबन ये 5 मरहले होंगे, और 5 मरहलों में एक प्रोसेस डिफाइन होगा। सब छोटे छोटे हैं, ज़्यादा इतनी कोई डिटेल नहीं है, फिक्र नहीं करें। एप्लीकेशन भी 2-3 लाइनों की होती है, कंडीशन भी बाज़ दफ़ा 1 लाइन की या 2-3 लाइनों की हो जाती है। एक्सप्लेनेशन में सिंपल सी बस डायग्राम होती है जिसमें वजाहत करने की कोशिश की जाती है, और पीवी डायग्राम बहुत सिंपल सा ग्राफ है। बज़ाहिर आपको बड़ा फैला हुआ टाइप का शायद लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में जब ये टॉपिक आता है तो हमें कोशिश करके इस टॉपिक को एटलीस्ट 1.5 से 2 सफ़े तक का लिखना लाजमी है। 1.5 सफ़ा तो एटलीस्ट लाजमी लिखना है। तो जिस तरह मैं समझाऊँ इन तमाम बातों को अच्छी तरह समझिएगा, और उसके बाद कम से कम 1.5 सफ़े का ये बनना चाहिए। वैसे भी आने वाली वीक से इंशाअल्लाह ताला कॉलेज आप जानते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। तो हम इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीक के क्या कहते हैं, ट्यूसडे या वेडनेसडे, ट्यूसडे को 15th है इंशाल्लाह, तो उसके अंदर कॉलेज में मुलाकात हो रही है हमारी। तो नोट्स वगैरह भी आपके पास होंगे, उससे भी इंशाल्लाह ताला हमारा डिस्कशन चलता रहेगा। अच्छा, हमने क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास का सोचा हुआ था कि भाई क्लास के साथ क्लास बढ़ाएं, क्योंकि फिज़िकल अंदाज में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो इसलिए क्लासेस फर्दर बड़ी और बढ़ाने की ज़रूरत हमें नहीं होगी। और हम जो है क्या कहते हैं, और आगे अपनी बातचीत को मज़ीद लेके, इससे कभी मैं लेक्चर को इसी तरह से आगे भी नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि अगर मैं अभी ऐसा डायरेक्ट पढ़ाता हूँ तो अब आने वाले वीक के अंदर हमारी क्लासेस हैं, तो उसके अंदर देखते हैं क्योंकि क्या होता है, कॉलेज वाले क्या करते हैं। हाँ, ये सैटरडे की छुट्टी भी कभी सही कह रहे हो आप, क्योंकि जिस तरह के मामला चले हैं और अभी ये सब कुछ हुआ है, तो उसके हिसाब से तो बहुत ही ख़राब मामला आते हैं। सैटरडे की छुट्टी का भी कहा गया। अभी बहुत सारी बातें अभी जब ट्यूसडे से कॉलेज खुलेगा तो ही सारी बातें सही से सामने आएंगी कि कॉलेज वाले किस तरीके से मामला को लेके चलते हैं। अभी हमारा भी 11वां चैप्टर है और सितंबर का महीना है, और अभी कोर्स को कैसे लेके चलते हैं, ये लोग क्या प्लानिंग करते हैं, बोर्ड की क्या मामला हैं, अभी ऐसे ऐसे करके सारी पिक्चर क्लियर होने लग जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, खैर हम इनमें से कम से कम एटलीस्ट एक प्रोसेस जो है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जितना भी कर सकते हैं। मेरा याद था, लेकिन चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एक जो प्रोसेस हमारा उसको देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बन जाए, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला बात करेंगे आगे। तो आइसोबैरिक प्रोसेस को लेके चल रहा हूँ, आइए वैसा जुड़ जाइए आइसोबैरिक प्रोसेस में। सबसे पहला है आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा, मुझे ज़रा अटेंडेंस लेनी है, उसमें बस 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं अटेंडेंस 1 मिनट लगेगा खाली, अटेंडेंस ले लूँ, सिर्फ 1 मिनट रुक जाइएगा।
ओके, हो गया अटेंड हो चुका। आइए कंटिन्यू करते हैं। कई सारे बच्चों ने हमारे इन क्लासेस में बड़ा साथ दिया है। बहुत सारे बच्चे शुरू में थे, बहुत क्लास की स्ट्रेंथ जो थी ना वो हमारे पास कॉलेज में तो रजिस्टर्ड थी, लेकिन साथ उन्होंने बच्चों ने पता नहीं दिया ही नहीं दिया, क्या कह सकते हैं उसके अंदर। तो ये आप जो बच्चे हैं, मैं इन सबका बड़ा शुक्रिया इस हवाले से अदा करता हूँ कि बड़े ख़राब हालात थे, लेकिन आप लोग कुछ ना कुछ करके क्लास के साथ जुड़े रहे, तभी चैप्टर 11 हीट अच्छा खासा अल्लाह का शुक्र है हमारा चला, और यहाँ थर्मोडायनेमिक्स तक हम पहुँचने में कामयाब हुए हैं। बड़ा आप लोगों ने इस हवाले से साथ दिया। कुछ बच्चे उन्होंने बड़े पाबंदी से क्लासें ली हैं, हालात जैसे भी जिस तरह से थे उन्होंने बड़ी प्रॉपर तरीके से क्लासें ली, अप्रिशिएट है। आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि आखिर ये प्रोसेस है क्या। डेफिनेशन बहुत आसान है इसकी। डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले देखिए 2 वर्ड आ रहे हैं हमारे पे। एक वर्ड आ रहा है आइसो, इसका मतलब होता है सेम। दूसरा जो वर्ड हमारे पास है वो है इसके अंदर बैरिक। बैरिक का जो लफ्ज़ है ये एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर के एक वर्ड बर्डन से माखूज है, बर्डन। और बर्डन को आप अच्छी तरह जानते हैं, उर्दू में बर्डन को बोझ के मायनों में लिखा जाता है। और अगर हम बोझ को जो थोड़ा सा फिजिकल सेंस में डिस्कस करने की बात करें तो ये एक तरह से प्रेशर होता है। किस चीज़ पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो बोझ के मायनों में आता है। तो अगर हम इन 2 वर्ड को आपस में जोड़ के पढ़ लें, बस ये डेफिनेशन उनके देखें कितनी आसान है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर को सेम रखा जाता है। यानी आप जो भी काम कर रहे हो उस पूरे काम के दौरान प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेशर सेम रहना चाहिए। तो फिर वो प्रोसेस क्या बन जाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी सेम प्रेशर पे काम करने वाला प्रोसेस। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई। अब इस बात को यहाँ पे लिख भी देते हैं कुछ ऐसे अंदाज से। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, thermodynamical process in which pressure remain constant या pressure remain same during processing। यहाँ तक ओके कीजिएगा मुझे कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। सब ओके कीजिएगा, क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में आ गया यहाँ तक? शाबाश, वेरी गुड। सारे बच्चे जल्दी से ओके कर दीजिएगा कि आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर है, ताकि आपको ये मामला भी समझ में आए कि किस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब ये प्रोसेस आखिर बनेगा कैसे, ये इसकी टेक्निक हमें डिस्कस करनी है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम एक सिलेंडर लेंगे, उस सिलेंडर में हम अपना एक वर्किंग सब्सटेंस डालेंगे। वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, गैस जिस पर आप काम करते हैं। तो उस सिलेंडर को हम कुछ हीट देंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हीट दी जाती है। हम हीट देंगे, ये हीट सिस्टम में जाएगी और 2 हिस्सों में टूट जाएगी, जो मैंने आपको सिखाया था। सिस्टम क्या करेगा, उस हीट एनर्जी के कुछ हिस्से से अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और कुछ वर्क करने की कोशिश करेगा। वर्क करने के लिए वो पिस्टन को उठाएगा। तो अगर सिस्टम यानी गैस पिस्टन को उठाती है तो हमने कोई मुदाखलत नहीं करनी, यानी हमें पिस्टन को रोकना नहीं है, बल्कि पिस्टन उठ रहा है तो उठने देना। इसका मतलब है कि हम कोई मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। मतलब इसके ऊपर बाहर से जो प्रेशर शुरू में लगा हुआ था, हवा का प्रेशर, वही प्रेशर अभी भी है। हमने कोई मुदाखलत नहीं करनी। कोई मुदाखलत हमने नहीं करी तो प्रेशर जैसा शुरू वाला था वैसा ही प्रेशर अब भी चल रहा है। तो प्रेशर रहेगा कांस्टेंट और नतीजे में ये सिस्टम वर्क करके आपको दिखाएगा। इस तरीके से बन जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस। शॉर्ट अल्फाजों में बोले तो कि सिस्टम को हीट एनर्जी दें और सिस्टम यानी वो गैस पिस्टन को उठा के वर्क करना चाहे तो हमने उसे वर्क करने देना है, और पिस्टन पे कोई भी किसी किस्म का दबाव नहीं डालना। ये बन गया हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इस बात को समझने के लिए हमने एक्सप्लेनेशन यानी पॉइंट नंबर 2 की तरफ आना है। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने बहुत सिंपल सी डायग्राम बनानी है। ये हमारे पास इस वक्त एक सिलेंडर मौजूद है जिसमें ये पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन को आप जानते हैं डबल लाइनिंग से बनाते हैं। सॉरी बच्चों, सॉरी, माजरत, बहुत माजरत है। ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर हमने एक पिस्टन लगाया हुआ है
और पिस्टन के ऊपर ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इसका टेम्परेचर T1 है और इस वक्त इसका वॉल्यूम V1 है। डायग्राम का दूसरा हिस्सा देखिए। डायग्राम के दूसरे हिस्से में मैंने सिस्टम में कुछ हीट एनर्जी इंटर करी, ये डेल्टा क्यू। जैसे ये हीट एनर्जी अंदर जाएगी, ये हीट एनर्जी दो हिस्सों में टूटेगी, वर्क डन और साथ में इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है टेम्परेचर का इजाफा। तो टेम्परेचर T1 से बढ़कर कितना हो जाएगा, शाबाश, T2। और साथ में वर्क डन होने की वजह से देखिए पिस्टन जो है वो अपनी जगह से मूव कर गया। अभी भी प्रेशर वही चल रहा है जो पहले चल रहा था P, लेकिन साथ ही साथ में वॉल्यूम जो है वो V1 से चेंज होकर कितना हो गया, V2 हो गया। ठीक है, इस तरह सिस्टम में जो हीट एनर्जी गई उसने वर्क डन करके पिस्टन को ऊपर उठाया। ठीक, वर्क डन किया और साथ में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में हीट एनर्जी चली गई, जिसका मतलब है टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हो गया और वॉल्यूम V1 से V2। लेकिन दोनों सिचुएशंस में प्रेशर सेम रहा, प्रेशर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये पिस्टन जो है इसने कितना मूव किया यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, इसको आप नाम दे दें H। ये H मूव किया इसने यहाँ पे। ठीक है, और ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है डॉटेड करके, ये जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिए ऐसे करके मैंने लाइनें भी डाली। ये क्या हुआ, ये चेंज इन वॉल्यूम हुआ, इसका वॉल्यूम का चेंज हो गया। पहले वॉल्यूम था V1, अब V2। ये देखिए मेरे हाथ से, ये V1, ये V2। तो ये हिस्सा जो आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये इसका वॉल्यूम का चेंज आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर V1 V2 दोनों में से कौन सा वॉल्यूम बड़ा कौन सा छोटा है, डायग्राम से देखिए बताना जल्दी से आपने। इसमें हम अपना लेक्चर आज का एंड कर रहे हैं। T1 T2 में से कौन सा टेम्परेचर बड़ा कौन सा टेम्परेचर छोटा है। अच्छा, इन दोनों प्रेशर्स, ये जो दोनों प्रेशर नज़र आ रहे हैं, एक P है दूसरा भी P है, कौन सा प्रेशर बड़ा कौन सा छोटा है, जल्दी से बताना है आप लोगों ने, शाबाश। कौन सा वॉल्यूम बड़ा कौन सा वॉल्यूम छोटा, जल्दी से डायग्राम से देख के होता है, लेक्चर एंड करना है। ये हमारी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। जी, रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास। जी, सेकंड वाला वॉल्यूम बड़ा है और ये वाला V1 छोटा है। वेरी गुड, तो V2 बड़ा है V1 छोटा है, साफ दिख रहा है डायग्राम में। दूसरा T1 T2 के बारे में बताइए। T1 T2 में से कौन सा टेम्परेचर कम कौन सा ज़्यादा है, जो ज़्यादा है वही बताते हैं। T1 ज़्यादा है T2 ज़्यादा है, जल्दी से बता दीजिए। T2 टेम्परेचर ज़्यादा है, उसका रीज़न सिस्टम में हीट एनर्जी गई थी। ठीक है, प्रेशर के बारे में क्या कहते हैं, दोनों डायग्राम में एरो की तादाद से प्रेशर पता चलता है। ये जो एरो होता है ये प्रेशर होता है। तो दोनों डायग्राम में कितने एरो नज़र आ रहे हैं, एक एक एरो नज़र आ रहा है। तो शाबाश, क्या मतलब हुआ, प्रेशर चेंज हुआ या प्रेशर सेम रहा। शाबाश, जल्दी से, लेक्चर का इख्तिताम अच्छा होना चाहिए। प्रेशर चेंज हुआ या सेम रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास, फास्ट। प्रेशर दोनों सूरतों में एक जैसा रहा और प्रेशर के सेम होने का मतलब ये प्रोसेस बन गया आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, अच्छा भाई, कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं और सही जवाब नहीं दे रहे। बेटा देखें, प्रेशर जो है दोनों सूरतों में सेम रहा है, हमने प्रेशर को चेंज ही नहीं किया। तो वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, टेम्परेचर T1 से T2। लेकिन देखिए प्रेशर के साथ ना यहाँ 1 लगा हुआ है ना यहाँ 2 लगा हुआ है। दूसरा, प्रेशर के लिए यहाँ एक एरो इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी एक एरो इस्तेमाल हो, मतलब प्रेशर जैसा था वैसा ही रहा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, प्रेशर सेम रहा। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक, जिन्होंने जवाब सही नहीं दिया। प्रेशर सेम रहा, सही है, ओके है, शाबा ओके कर दें सारे बच्चे। यहाँ तक हमारा लेक्चर आज का एंड हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कल हम जो अपनी क्लास दोबारा से वही प्लान कर रहे थे ज़्यादा बढ़ाने की, शायद उसको ना बढ़ा सकें, वरना अगर हुआ और कॉलेज से मैंने जाके बात की, उन्होंने कहा हाँ देख लें, तो फिर मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप उस लिंक के ज़रिए मुझसे कनेक्ट हो जाइएगा, फिर हम क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह तो कल या फिर आने वाली वीक के अंदर मंडे को, वरना तो फिर ट्यूसडे से इंशाल्लाह फिजिकल अंदाज में मुलाकात हो ही जाएगी। सही है, उसको ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, सब बच्चों की तरफ से अल्लाह हाफिज़।